जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल शिक्षित भारत स्वस्थ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उन सभी भाइयों को दिल से नमन करता हूं जो हमारी देश की गरिमा को बनाए रखने में हमेशा से प्रयासरत हैं। और ये जो मेरा YouTube चैनल है शिक्षित भारत स्वस्थ भारत, मैं इसी YouTube चैनल के टॉपिक के हिसाब से मैं अपना प्रतिदिन वीडियो डालूंगा। मेरा चैनल का नाम है शिक्षित भारत स्वस्थ भारत। तो मैं भारतीय शिक्षा से जुड़ी बातें और भारतीय स्वास्थ्य परंपरा से जुड़ी बातें आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैं दिल से प्रतिदिन आप सभी को यह बताऊंगा कि वास्तविक भारतीय शिक्षा क्या है और हमारा शास्त्र हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है। इसके बारे में प्रतिदिन एक एक वीडियो मैं आप सभी को बताऊंगा। आज मैं जिस विषय पे विचार करने जा रहा हूं, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। और यह इतना गंभीर है कि सिर्फ मेरे अकेले सोचने से और मेरे अकेले इस पे चलने से इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए हम सभी भारतवासियों को कदम से कदम मिलाकर और एक साथ इन समस्याओं के समाधान का कोई हल ढूंढना चाहिए ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। ये मेरा प्रथम दिन का वीडियो है। यह वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयास करें अपनी कीमती समय देकर, क्योंकि इस वीडियो में कुछ कीमती बातें भी बताई गई हैं जो हमारे समाज और देश हित में बताई गई है। दोस्तों, अक्सर हम बुरी बातें, बुरे जो वीडियो होते हैं वो अक्सर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 सेकंड कर करके देख जाते हैं, लेकिन अच्छी बातें हम 5 मिनट नहीं सुन पाते हैं। लेकिन प्रयास हम लोग का रहेगा यह कि हम सब जरूर से जरूर अच्छी बात को सुने। तो भाई, क्योंकि हम लोग अक्सर यह देखते हैं कि अच्छी चीजें और सच्ची बातें लोगों को कड़वी लगती है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हम आपको कहेंगे कि आंवला जो आपके शरीर के लिए इतना बेनिफिशियल है, इतना फायदेमंद है, उसको आप प्रतिदिन लीजिए जूस के रूप में, आप कभी नहीं ले सकते हैं। वो आपका जीभ उसको ले ही नहीं पाएगा क्योंकि कड़वी है, जो कि आपके जीभ को लगेगा कि क्या जहर पिला रहा है रे भाई। लेकिन विश्वास कीजिए, वही अगर जो हम शराब दे देंगे तो आप 2000 का भी शराब समझिएगा कि 2 रुपए का है। बताइए हम लोग का नेचर कैसा है। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि हम लोग अच्छी चीज को पचा नहीं पाते हैं और गलत चीज को उगल नहीं पाते हैं, वो आसानी से पचा लेते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ, यदि मेरी बात आप सभी को अच्छी लगे, मतलब मेरा जो बात है वह देश हित के लायक है, समाज हित के लायक है, तो आप मेरा समर्थन करें। अदरवाइज आप हमारे कमेंट में जाकर आप जो भी बोलना है, गलत अनाप शनाप बातें बोल सकते हैं कि तू देश हित में क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तू समाज हित में नहीं बोल रहा है। भाइयों, अक्सर जो लोग देश हित में बातें करते हैं, समाज हित में बातें करते हैं, उनको दुत्कार सुनना पड़ता है। फिर भी हम अपनी जो प्रक्रिया है, जो मेरा काम है, उसको जारी रखूंगा, ये मेरा वादा है। तो मैं इस वीडियो को इतना ही पे, इस बात को इतना ही पे रोक कर और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा जो समस्या है, मेरा अर्थात हमारे देश का जो समस्या है, वास्तविक शिक्षा तो यहाँ देखने को ही नहीं मिल रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि हम अगर जो पढ़ ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, तो हमें वास्तविक शिक्षा प्राप्त हो जा रहा है। भाइयों, ऐसा कदापि संभव नहीं है। ऐसा कदापि संभव नहीं है। मैं आप सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि वास्तविक शिक्षा तब थी जब हमारा देश आत्मनिर्भर था। पुर्तगालियों के आने से पहले हमारा देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। उससे पहले मुसलमान शासक भी आए हुए थे, वो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को चौपट किए, लेकिन फिर भी उस समय तक हमारे देश की जो आत्मनिर्भरता थी वह घटी नहीं थी। कुछ कम हुआ था लेकिन घटी नहीं थी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को
आप सभी सोचते होंगे कि ये आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है। तो आप लोग ये समझते होंगे कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आज अभियान चला रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो आप समझ रहे होंगे कि देश में सड़कों का विकास हो जाना, देश में नालियों का विकास हो जाना, देश में रेलवे का विकास हो जाना हमारा देश का आत्मनिर्भरता का निशानी है। तो दोस्तों ऐसा कदापि संभव नहीं है। देश आत्मनिर्भर तब बनता है जब उस देश के रहने वाले जो लोग हैं उसके जीवन के हर एक क्षेत्र का विकास होता है, जीवन के हर एक स्तर का विकास होता है, और हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो हमारे यहाँ का प्राकृतिक संसाधन है, उस संसाधन का कम से कम मात्रा में दोहन होता है, और यहाँ तक कहें कि 9 के बराबर। अगर हमारे प्राकृतिक सौंदर्यता का दोहन 9 के बराबर हो और साथ ही साथ यहाँ के मनुष्यों का गुण, यहाँ के मनुष्यों का रहन सहन, यहाँ के मनुष्यों का स्वास्थ्य का स्तर, यहाँ के मनुष्यों का शिक्षा व्यवस्था इतना सुंदर हो कि वह विश्व में उदाहरण का एक प्रतीक बने, तब हम समझेंगे कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन गया। तो दोस्तों, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी लोग के आने से पहले हमारा जो भारत देश था वह आत्मनिर्भर था। यहाँ इतनी धन संपत्ति थी, यहाँ पे इतना प्राकृतिक संसाधन थे जिनका कोई जवाब नहीं है। मानो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का एक ऐसा ढेर लगा था, ऐसा यहाँ पे रौनक छाई हुई थी प्राकृतिक संसाधनों का, जो मानिए आकाश में एक तारा जो पूरे आकाश में फैला हुआ है और वो पृथ्वी से देखने पे इतना चमकता हुआ दिखाई दे रहा हो, उसी तरह हमारा भारत पूरे विश्व में एक चमकता हुआ सितारा की तरह था। तो भाइयों, हमें उस चमकते हुए सितारे को फिर से उस आकाश में वैसे ही चमकाना है जैसे इस विश्व पे हमारे भारत का एक स्थान है। और स्थान अभी तो स्थान नहीं है, उतना नहीं है, पहले जितना नहीं है, स्थान था तो फिर से उस स्थान को लाकर खड़ा कर देना। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज लोग आए, पहले तो पुर्तगाली लोग आए, अंग्रेज लोग आए, फिर डच, फ्रांसीसी, जो भी लोग आए हमारे देश में, वो हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों का इतना हनन किए, दोहन किए कि आज इतनी गंभीर समस्या हमारे देश की बन गई है कि इस पे केवल एक हमारे और आपके चलने से, इस समस्या के समाधान के प्रति चलने से हमारा देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और आप सोचिएगा कि केवल सरकार के नियम बना देने से, अभियान बना देने से, अभियान चला देने से हमारा देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा, तो ये हम सबकी मूर्खता की निशानी है। दोस्तों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि हम सभी आजकल उसी अंग्रेज के बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशंस पे इतने डटकर चल रहे हैं, इतने समझिए तो सतर्कता के साथ चल रहे थे, जो चोट्टा अपने विकास के लिए और हम लोगों के विनाश के लिए बनाया था। तो बताइए, जो नियम कानून दूसरे के विकास के लिए हो तो उस नियम कानून से हमारा विकास कैसे हो सकता है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। और यही नियमों का जो संग्रह है वो बाद में हमारा एक विस्तृत संविधान का रूप ले लिया, जिसको हम आज लोग इतना सम्मान पूर्वक, इतना इज्जत पूर्वक पूज रहे हैं, जिसको हम सभी को कभी पूजना तक नहीं चाहिए। क्या अंग्रेज के आने से पहले हमारे देश में कोई ऐसा नियम कानून नहीं था? अरे भैया, नियम कानून नहीं होता तो हमारा देश विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कैसे कहलाता? और अंग्रेज के आने के बाद सोने की चिड़िया तो दूर, या प्लास्टिक की चिड़िया भी नहीं रही। कितना शर्म की बात है। इन सभी बातों को मैं आप सभी तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें हम सभी समझ रहे हैं कि भारत शिक्षित हो रहा है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था उन्नत हो रही है। भैया, शिक्षा व्यवस्था उन्नत हो रही है, आप बताइए कि कौन ऐसा टेक्नोलॉजी है जो भारत में सबसे पहले बनी है? कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है। इसका मतलब है कि हम लोग उन्नत शिक्षा को लेकर भी चौपट हैं। जो भी टेक्नोलॉजी बन रही है वो भारत से बाहर के देश में बन रही है, जैसे चाइना में बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है, फिर उसके बाद फ्रांस में बन रहा है, स्कॉटलैंड में बन रहा है, स्वीडन में बन रहा है, अन्य देश में बन रहा है। और फिर हम लोग वहाँ की नकल करके भारत में अपना बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी
डेवलप कर रही है। ये सबसे घटिया बात है। तो भैया देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि वास्तविक जो शिक्षा था, जो वास्तविक टेक्नोलॉजी थी भारत की पहले की, उस टेक्नोलॉजी का सामना आज दुनिया के कोई देश नहीं कर सकता। इससे भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी होता है अपने आप के शरीर पे फुल्ली कंट्रोलिंग, फुल्ली नियंत्रण। इससे बड़ा टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई बना नहीं है और न मेरे ख्याल से बनेगा भी। यह सिर्फ भारत में ही संभव था और भारत में ही संभव है। आज बहुत सारे देश, जितने सारे देश हैं भारत की, आज बोल रहे हैं, आज मतलब कहने का मतलब आजकल के समय में भारत की इतनी बेइज्जती करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं, देखिए वो लोग समझते हैं कि भारत तो बहुत तेज था, भारत की जो लोगों की बुद्धि थी वो इतनी तेज थी कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन आज देखिए कितना घटिया हम लोग इंसान हो गए। हम भी देखिए, ये जो मेरा पहनावा ओढ़ावा है, मेरा जो स्टाइल है, पूरी तरह से विदेशी हो गया है। और अगर हम इस विदेशियत को, इस अंग्रेजियत को हम और आप मिलकर खत्म करना चाहेंगे तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन हमारा और आपका अंग्रेजियत खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से भारतीयता हम और आप में आ जाएगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत की जो कल्चर थी, इतना रिच कल्चर था, इतना रिच मतलब संस्कृति थी यहाँ की, कि अगर उसकी तुलना अन्य देशों की संस्कृति से की जाए तो फिर उसका मतलब समझिए तो पलड़ा इतना मतलब ऊपर उठेगा कि उसका कोई जवाब ही नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि लोग शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा है वो कभी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उसका अर्थ ही हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तविक शिक्षा है क्या। वास्तविक शिक्षा से हमारा मतलब है नैतिक शिक्षा, जिस शिक्षा के तहत हमारे देश को किसी भी प्रकार के नुकसान हुए बिना इस देश की उन्नति एवं समृद्धि हो और हमारे देश का गौरव पूरे विश्व स्तर पर बढ़े, तो वही शिक्षा हमारा वास्तविक शिक्षा कहलाता है। आप लोग जान रहे हैं, पहले शिक्षा के क्षेत्र में देखिए भारत इतना महान था कि यहाँ चाइना से हुएनसांग, इतिसांग, फायान, बहुत सारे विद्वान आए और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके यहाँ से गए और भारत की जो कल्चर थी उसका बखान की अपने पुस्तकों में। तो हमारा देश पहले से ही इतना ज़्यादा विकसित था और इतना ज़्यादा समृद्ध था शिक्षा के क्षेत्र में कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आज देखिए कितना यह मतलब शिक्षा के क्षेत्र में डाउन हो गया है कि हम लोग शिक्षा ले रहे हैं और इस शिक्षा को बर्बाद कर दे रहे हैं। उस शिक्षा का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जा रहा है। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दे रहा हूँ कि वास्तविक शिक्षा हम सभी को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है सो आत्मनिर्भर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग शिक्षित हैं, मेरे ख्याल से वही लोग आज धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है, और इसी पे इतना युद्ध हो रहा है। तो बताइए देश का विकास कैसे होगा, देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आप सोच सकते हैं। अशिक्षित लोग को तो उतना धर्म के बारे में जानकारी भी नहीं है, तो वो शिक्षित लोगों का ही समझिए तो समर्थन करते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे अधिक जिम्मेदार हैं तो शिक्षित लोग ही हैं, तब उसके बाद अशिक्षित लोग हैं। तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग शिक्षित होते हुए भी जब इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो अशिक्षित से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं इस समस्या में भी अंग्रेजों को समझिए तो जिम्मेवार ठहराना चाहता हूं, जो हम लोग को आज धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। क्योंकि वही जब आए तो हमारे देश में मुस्लिम और हिंदू में इतना समझिए तो अंतर बता के चले गए धर्म के नाम पे कि आज हम लोग उसको नहीं समझ के और अपने आप में कट कर मर रहे हैं। यदि आप समाचार पत्र खोल कर देखिएगा तो धर्म के नाम पे समझिए प्रतिदिन युद्ध चल रहा है। बताइए ये कैसी समझिए तो हम लोग की शिक्षा का निशानी है, ये तो समझिए तो हम लोग की मूर्खता का निशानी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि हम सभी को धर्म के नाम पे युद्ध नहीं करना चाहिए और धर्म को छोड़ते हुए हम सभी भाइयों को, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, एक साथ मिलकर कंधों से कंधों को मिलाकर और हमें अपने देश की आत्मनिर्भरता एवं उन्नति पे काम करना चाहिए।
जिससे हमारा देश पहले की तरह फिर से गौरवशाली बने और शिक्षा के क्षेत्र में पहले जैसे था वैसे उन्नत हो। दोस्तों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा के बाद जो हमारा अहम मुद्दा है वो है हमारा स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य कहने का मतलब है हम सभी भारतवासियों का स्वास्थ्य। अगर हम सभी भारतवासियों का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो मानसिक समझिए तो स्थिति हमेशा इतना डाउन रहेगा, इतना गिरा हुआ उसका लेवल रहेगा कि आप और हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और जब मनुष्य का मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है तभी वह समझिए तो गलत गलत कार्यों पे उतर जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे भारत सरकार को या कोई भी स्टेट मतलब गवर्नमेंट को सबसे अधिक खर्च शिक्षा पे करना चाहिए और उसके बाद स्वास्थ्य पे। क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति जब वास्तविक शिक्षा पे बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति जब शिक्षित हो जाएगा तो समझिए कि वो अपना स्वास्थ्य भी सही रख लेगा और जब स्वास्थ्य सही रहेगा तो मेरे ख्याल से मेरे देश का विकास इतना ज्यादा होगा कि वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य में भी हम समझिए तो अंग्रेज को ही ज्यादातर जिम्मेदार मानते हैं, गलत मानते हैं, गलत ठहराते हैं। क्योंकि जब वो यहाँ पे आया तो इतना ना फैसिलिटीज ला दिया कि उस फैसिलिटीज के जाल में हम लोग फंस कर और मरने लगे। आप अगर जो आज देखिएगा भारत की समस्या स्वास्थ्य के प्रति, तो प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों लोग बीमारियों की वजह से मर रहे हैं और वो इतना गंभीर बीमारियों से जकड़े हुए हैं कि उसका हम और आप समझिए तो नाम लेंगे तो हम आपको डर लगेगा। इतने खतरनाक बीमारी है। तो भाइयों, बीमारियों की वजह का भी कारण समझिए तो हमारा स्टाइलिश जीवन है और अंग्रेजियत है। क्योंकि जब हम में अंग्रेजियत आ गई तो हम वो सभी काम करना छोड़ दिए जिससे कि हमारा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता था और हम लोग आलसी बनते चले गए। और आज समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि उसी आलसपन का कारण हमारा समझिए तो इतना बुरा हाल हो रहा। मालूम है, हम लोग समझिए तो 30-35 वर्ष भी सही से उम्र जिंदगी नहीं बिता रहे हैं कि हम लोग के शरीर में बीमारियों का जाल हो जा रहा है। बताइए कितनी घटिया हम लोग के समझिए तो कल्चर की बात हो गई है कि 30-35 वर्ष में ही हम लोग के पास बीमारी हो जा रहा है। अब बीमारी हो कहाँ से रही है? तो हमारे भोजन से हो रही है। क्योंकि भोजन इतना ना विषाक्त हो गया और प्लस में हमारा मेहनत समझिए इतना ना कम हो गया कि उस शरीर से मेहनत ही नहीं हो रहा है। तो जब शरीर से मेहनत नहीं होगा, शरीर का अंग समझिए तो अच्छा से काम करना नहीं, मतलब अच्छा से नहीं काम करेगा। कहने का मेरा आशय यह है कि अगर आप अपने शरीर को ऐसा काम नहीं दीजिएगा तो फिर मतलब कि आपको परिणाम कैसे मिलेगा? आप अपने शरीर को इस तरह से रख रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा शरीर इतना कोमल है कि अगर कोई काम करेंगे तो उसमें हमारा कोमलता बर्बाद हो जाएगा, झड़ जाएगा, तो मरिए, बीमारी से मरिए। पहले हमारे जो पूर्वज लोग थे वो समझिए तो हमेशा अपने खेतों में व्यस्त रहते थे, हल जोतते थे, फिर मतलब कुदाल से समझिए तो खेत खोदते थे। तो वो अपने शरीर से मेहनत करते थे। कम उत्पादन के बावजूद भी वो इतने स्वस्थ थे और समझिए तो बलवान थे, शक्तिशाली थे कि अगर 1 क्विंटल का वजन है ना, उसको समझिए तो 10 हम लोग जो 10 केजी का समझते वो 1 क्विंटल का समझते थे। तो देखिए आज हमारा जो शक्ति है वो कहाँ से कहाँ गिर गया। तो इन सभी के लिए हम सभी जिम्मेदार है, क्योंकि हम सभी आज अंग्रेजियत अपना रहे हैं और जो अंग्रेजियत हमारे जीवन के लिए इतना समझिए तो घटिया हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं दोस्तों आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी जानकारी है, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को प्रतिदिन आप सभी दोस्तों से शेयर करूंगा और हम सभी को मिलकर अपने भारत की स्थिति को फिर से सुधारनी है, फिर से बदलनी है। अब भारतीय संस्कृति से जुड़े बहुत ऐसे बात है जिनको मैं थोड़े थोड़े करके देना चाहूँगा 2 मिनट 3 मिनट के वीडियो में। यह वीडियो मेरा लंबा है तो बहुत भाई सोचेंगे कि अरे इतना देर का वीडियो कौन देखेगा। तो भैया यदि हम सभी को अगर कुछ अच्छा करना है तो समय तो देना पड़ेगा। जिस तरह से हम समय गंवाए हैं उसी तरह से समय तो देना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो कम समय का आएगा जिससे कि आप सभी देखकर उससे जानकारी प्राप्त कर सके। तो भाई मेरा मतलब कि जो मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति, तो अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति हम इतना आप लोगों को
आजकल तो हम लोग अपनी जो भारतीय संस्कृति की स्वास्थ्य की जो धारा है, जिसको हम लोग योग धारा बोलते हैं, योग दर्शन बोलते हैं, योग को हम लोग आप इतना बढ़ावा देंगे कि आपका जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा। भाइयों, आप पूछिएगा, बोलिएगा कि पहले के तो हमारे पूर्वज लोग योग नहीं करते थे। भैया, वो योग नहीं करते थे, हम भी जान रहे हैं, लेकिन वो अपने शरीर से इतना मेहनत कर लेते थे कि योग का समझिए तो जरूरत ही नहीं पड़ता था कि योग क्यों करें, क्योंकि अपने शरीर को उतना समय दे रहे हैं। आज हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं, इतना बिजी लाइफ में जी रहे हैं कि हम लोग 1 घंटा क्या 15-20 मिनट भी अपने शरीर को नहीं दे पा रहे हैं, समझिए तो एक्टिव रखने के लिए। तो भाइयों, इन सब में हम लोग की कमी है, तो इस कमी को दूर करना हम सभी का काम है। तो मैं प्रतिदिन आप सभी को योग से रिलेटेड एवं शिक्षा से रिलेटेड एक वीडियो जरूर देने का प्रयास करूंगा। यह मेरा पहले दिन का वीडियो है। इसमें हमारे बोलने के क्रम में जो भी थोड़ी सी त्रुटि हुई होगी, उस त्रुटि के लिए हम आप सभी भाइयों से क्षमा याचना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि उस त्रुटि को नेग्लेक्ट करते हुए हमारी भावनाओं को समझे और मेरी भावनाओं की आप लोग कद्र करें और मेरा मदद करें इस जो शिक्षित भारत और स्वस्थ भारत है वो अभियान को आगे बढ़ाने में। तो जय हिंद साथ।